नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप मिड कैप फंड्स की और इसमें क्या क्या देखेंगे। कंसिस्टेंसी देखेंगे, ग्रोथ एंड वैल्यू स्टाइल देखेंगे और कोई ओवरलैपिंग ना हो, क्योंकि हम देखो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बेहतरीन बनेगा तभी हम कुछ यहाँ पे कर पाएंगे और रिटर्न्स अपने बूस्ट कर पाएंगे। और अगर आप उन लोगों में से हो जो वीडियोस देख के बाय कर लेते हो, इमोशंस से बाय कर लेते हो, तो शायद ये वीडियो डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम जितना डीप एनालिसिस करने वाले हैं ऑनेस्टली कोई नहीं करता यूट्यूब पे। वो आपको वेबसाइट पे देख के नाम बता देते हैं, उसका एक्सपेंस रेशो बता देते हैं, उसका टर्नओवर रेशो बता देते हैं। भाई उस चीज़ का मतलब क्या है वो तो बताओ ना कोई। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का मतलब भी बताऊंगा जो आपको शायद कोई नहीं बताता होगा, और जितने एंगल्स को हम चेक करेंगे वो भी कोई नहीं करता। तो ये वीडियो आपके अगले सिर्फ 10 मिनट में आपको मिड कैप वाले सेक्शन में बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देगी कि हाँ मिड कैप कौन सा बाय करना है, कोई एग्जिट करना है क्योंकि मोतीलाल चल नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे और आपको बाय कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक वीडियो है। मैंने बोला ना कि आप वीडियो देख के बाय कर लेते हो, तो ये भी तो एक वीडियो है। तो उसका भी क्या इलाज है वो वीडियो के अंदर में और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और इस वीडियो में हमें देखने को क्या क्या मिलने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ग्रोथ एंड वैल्यू हम लेंगे। दोनों में से अगर हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो एक एक भी ले लेंगे तो बेटर रहेगा। इसका मतलब आपको सबको पता ही है। और एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फंड का बीटा लेस देन 1 होना चाहिए। दोनों मोर देन 1 वाले मत लो। एक फोकस्ड होना चाहिए, एक ब्रॉडर होना चाहिए कि एक के पास 25-30 स्टॉक्स हैं या 40 स्टॉक्स हैं, दूसरे के पास 80 हैं, 100 हैं, तो चल जाएगा। दोनों के पास 150 स्टॉक्स हैं या 100 स्टॉक्स हैं तो मज़ा नहीं आएगा। ओवरलैपिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ओवरलैपिंग छोड़ो, स्टाइल एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पी रेशो चेक करेंगे और उन रेशोज़ का मतलब बताऊंगा आपको, और फिर इनके नाम देखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे आपको नाम नहीं दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं पी रेशो की बात करूँ तो पी हमें ये बताता है, लोगों को नहीं पता क्योंकि स्टॉक्स में पी ये बताता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है। मतलब कम पी मतलब सब बढ़िया। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो इस हिसाब से तो एचडीएफसी सबसे अच्छा हो गया और मोतीलाल सबसे बेकार हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मतलब ये है कि अगर इन्होंने सारे स्टॉक्स ऐसे उठा रखे हैं जिनका पी वैल्यू ज़्यादा है तो ये ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और इधर अगर मैं बात करूँ तो इधर ये कर रहे हैं एचडीएफसी वाले वैल्यू स्टाइल। अब वैसे तो 100% वैल्यू नहीं होगा, इन्होंने भी कुछ ग्रोथ स्टॉक पिक किए होंगे तभी ये नंबर 25 है, नहीं तो ये नंबर 20 से भी लेस होता अगर ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन बेस कर रहे होते तो। ठीक है, इसको मैं कभी और चेक करके बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक से हट जाएगी चीज़, तो ये कभी मैं आपको और बताऊंगा कि कितना नंबर कैसे काम करते हैं ये वाली चीज़। लेकिन अभी इतना समझ लो कि अगर हाई पी है सब स्टॉक्स का तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रोथ स्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंड तो ये 11 में से 8 बार चलता हुआ आया है। सेम एचएसबीसी बहुत बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ आया है, एडलविस करता हुआ आया है। इन सब के नंबर, एडलविस को तो नहीं बोलूँगा लेकिन एचएसबीसी और मोतीलाल के नंबर हायर साइड पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोटक, डीएसपी, निप्पॉन, एचडीएफसी इन सब के नंबर अच्छे हैं क्योंकि इन्होंने एक बैलेंस अप्रोच अपनाई है। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू स्टाइल की तरफ ज़्यादा गए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर नीचे आएँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी होती है जो ऑलमोस्ट हमें चीज़ें कंफर्म करती हैं जो हमें पी वैल्यू कंफर्म कर रही थी। अगर रैंकिंग सेम है तो यहाँ रैंकिंग बिल्कुल डिट्टो है। ठीक है, तो ये चीज़ें कंफर्म करेगी, तो ये सेम चीज़ सब हमें यहाँ देखने को मिली। अब ये एक इस वीडियो से आपको उठाना है, पिक करना है, एचएसबीसी सेकंड नंबर पे पिक करना है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको ये डिटेल देख के, इतनी डिटेलिंग देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, एजुकेशनल कंटेंट ले रहे हैं, ना कि एडवाइजरी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नया चैनल भी हम बनाएंगे। ठीक है, और अब आपको लगता है कि यार इतना डिटेल में हम तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बोला था वीडियो देख के बाय सेल नहीं करना है। खुद का एनालिसिस थोड़ा बहुत होना चाहिए, बेशक 10-20% ही क्यों ना हो, लेकिन वो 10-20% के लिए जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि खुद देखें। ठीक है, तो स्क्रीन पे नंबर है। देखो एक छोटा सा ना फ़र्क बता देता हूँ, प्रमोशन से हट के चीज़ है वैसे तो कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा, इस चीज़ को वैसे समझ लेना, एज ए इन्वेस्टर आपके बहुत काम आने वाली है। क्या है वो चीज़? देखो अभी क्या है कि आप बाय कर रहे हो इमोशंस पे, फोमो पे, कि हमने बाय कर लिया, बहुत बढ़िया चीज़ है यार, लेकिन हमें बाय करना है एनालिसिस पे, फैक्ट्स पे, नंबर्स पे, तभी रिजल्ट आते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मुझे 12 साल हो गए हैं, बिजनेस करते हुए नहीं लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर।
ठीक है, म्यूचुअल फंड जिस दिन पहली बार समझना शुरू किया था ना कि है क्या चीज़, और आज तक ऑलमोस्ट 12 से ऊपर ही हो गए होंगे। तो उन 12 सालों में एक चीज़ समझ आई है कि 80%, 70%, 60% बंदा ना, ठीक है, इमोशंस के पीछे भागता है। इवन मेरे क्लाइंट्स भी होंगे ना, तो जितना भी मैं नंबर्स कर लूँ, 5-10% क्लाइंट फिर भी ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा इमोशन नहीं कंट्रोल होते और चीज़ें उस लेवल तक जाके समझानी पड़ती हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर लोगे तो आधा मार्केट वैसे ही समझ आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हम इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन नंबर्स फिर भी दिक्कत देंगे, तो आपके लिए एडवाइज़र, मैं कह रहा हूँ, उससे बढ़िया ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास टाइम और नॉलेज है तो आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि ये वाले स्टॉक्स कितना डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं जो इनके पास स्टॉक्स हैं। अब एक बात बताओ मुझे, कौन सी कंपनी, अगर आपकी एक कंपनी है, मान लो आपने एक बहुत बड़ी कंपनी खोली हुई है, ठीक है, बड़ी नहीं बोलूँगा, एक कंपनी है, आपकी एक शॉप है, आप यहाँ पे एज एन ओनर कितना पैसा घर ले जाना चाहोगे? अब आपकी शॉप पे ऑप्शन आपके पास है कि आपने 1 लाख एक्स्ट्रा जनरेट किया, क्या आप अपनी शॉप को बढ़ाना चाहोगे क्योंकि अभी छोटी है, या फिर आप इस पैसे को घर ले जाना चाहोगे? अगर आपकी शॉप छोटी है, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप यहाँ ले जाओगे। लेकिन अगर आपकी शॉप बड़ी है, आपको लगता है कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मैं इसको फैमिली में बांट देता हूँ क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स इस शॉप के ओनर हैं, ठीक है, सब ने 10-10% दे रखा है और 10 फैमिली मेम्बर हैं, तो 10 लोगों में प्रॉफिट बांट देते हैं, हम री इन्वेस्ट नहीं करते। फैसला सिर्फ आपके हाथ में है, ठीक है। तो अगर ये शॉप बड़ी होगी, ध्यान से सुनना, अगर ये शॉप काफ़ी बड़ी है, ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार इसमें क्या ही ग्रोथ करूँगा री इन्वेस्ट करके, ग्रोथ तो बस अब सेल करके ही होगी, तो जो ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, बेशक 1 लाख ही क्यों ना हो, ये आप डिवाइड कर दोगे। तो इससे पता लगता है कि री इन्वेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। जहाँ पे री इन्वेस्टिंग नहीं हो रही वहाँ पे ग्रोथ बिजनेस है, कि जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। HSBC में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये 2 फंड अभी चल नहीं रहे इसलिए मैं इनको ज़्यादा कंसिडर कर नहीं रहा, ठीक है, मेरा ही ओके है। अब एडलविस थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो इतना मिडल में है कहीं ना कहीं, ग्रोथ इसके पास कुछ ग्रोथ भी हैं और कुछ वैल्यू वाले भी हैं। HDFC मिड कैप में सबसे ज़्यादा वो है कि जहाँ पे, और कोटक में और निपोन में और DSP में, ये चारों तो नहीं बोलूँगा, चलो नीचे वाले 3 बोल लो, कि यहाँ पे तीनों में आपको डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। आपको मिलता नहीं है, म्यूचुअल फंड वाले री इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आपके प्रॉफिट में वो काउंट हो जाता है। यहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे आपको डिविडेंड का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है ना, कि हमने दोनों पिक कर लिए, ये की बजाय कि हम एक ही पिक करें। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, पोर्टफोलियो टर्नओवर का सिंपल है कि आपने कितनी बार, अगर आपके पास 10 स्टॉक्स हैं तो अगर मैं इनको चेंज कर दूं, ठीक है, 10 के 10 मैंने चेंज कर दिए और फिर उसके बाद मैंने 2 और चेंज कर दिए, तो ये मेरे हो गए 12। अब ज़रूरी नहीं है मैं ये 10 के 10 हटा रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने 2 ही स्टॉक्स बार बार 3, 4, 5 बार हटा दिए हों और ऐड कर लिए हों, तो उससे भी मेरा टर्नओवर रेशो हाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हम एग्रेसिवली ग्रोथ स्टाइल ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग अभी तक ऊपर करते हुए आए हैं, हमने इन तीनों में देखा है, लेकिन आपका टर्नओवर रेशो अगर 30, 40, 50 से भी ऊपर है तो फ़ायदा नहीं है। एडलविस सबके बीच में खड़ा है एक तरह से, और ये तीनों मिराई एसेट, मोतीलाल और HSBC गजब कर रहे हैं, मतलब ऊपर। अगर मैं बूस्टर्स की बात करूं तो मोतीलाल, तो बूस्टर फंड्स के बारे में बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल और HSBC ये वो फंड हैं जो रियल एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, और रियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्यों। देखो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, जब बुल रन चल रहा होता है, तो आप ये मानो इतने ज़्यादा लोग आते हैं मेरे पास कि सर हमें एडवाइजरी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है, बुल रन में मस्त कमाने हैं, तो बहुत सारे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो इमोशंस हाई पे होते हैं, फोमो होता है, और अब लेट भी नहीं करना, तो एडवाइजरी मतलब आप ये मान लो कि मेरे पास हर महीने ऑलमोस्ट 150 क्वेरीज आती हैं, 150 कॉल्स होती हैं कि हाँ मुझे उनमें से क्लाइंट, और हर तीसरा क्लाइंट मतलब कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से, ठीक है, हर तीसरा चौथा क्लाइंट कन्वर्ट हो जाता है। तो अब कहने की बात यह है कि अगर मेरे पास 50 से 60, 70 क्लाइंट एक महीने में आ रहा है, ये नंबर मेरे लिए हाई है, ठीक है। आपके लिए कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नंबर, और मैं क्यों बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, ठीक है, आपको काम आएगी ये चीज़। अब उसमें से ना सभी ऑलमोस्ट सभी एक ही बात बोलते हैं जो उस टाइम पे आते हैं कि सर हम एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं,
ठीक है, हमें ऐसे फंड्स दे दो जिनमें मज़ा आ जाए। तो मैं उनको ऐसे फंड्स दे देता हूँ कि भाई इस तरह के फंड्स हैं जो बहुत बेहतरीन करेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई अगर बियर रन आता है या मार्केट गिरता है तो थोड़ा सा पैनिक नहीं करना, क्योंकि ये फंड गिरेंगे भी ज़्यादा। नहीं नहीं सर, हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये फंड 4% भी नीचे जाता है ना, 6% भी नीचे जाते हैं, और हाँ मुझे पता है मोतीलाल 14% चला गया था और HSBC भी 9-10% टच करके आया है। लेकिन जब अब आपकी किस्मत ऐसी थी कि आपने लिया उस टाइम पे कि आपने 8-10% रिटर्न कमाए और उसके बाद गिर गए, तो कोई बात नहीं, अगले बुल रन का वेट करो। यहाँ पे अगर आपने उतना प्रॉफिट नहीं कमाया तो ये फंड फिर से रिटर्न देंगे। 12 साल से वही काम करते हुए आ रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता है कि लगातार नहीं देते तो मैं बैठा हूँ, मैं एडवाइजरी दूंगा और आपका फंड चेंज करवा दूंगा, आपको दूसरा एग्रेसिव फंड दूंगा, तो आप रिटर्न्स तो कहीं ना कहीं जनरेट कर ही लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बहुत डर लगता है मार्केट के नेगेटिव जाने से, तो कोटक, HDFC, निप्पॉन ये मिड कैप ले लो। लेकिन ये ध्यान रखना, जब बुल रन आएगा तो इन फंड से ये पीछे रह जाएंगे। दोनों के रिटर्न ज़्यादा कम किसके बनेंगे ये बहुत एक डिबेटेबल चीज़ है, तो इस पर नहीं जाता। अगर आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड लेना है, एडलवेस्ट मिड कैप सिर्फ एक लेना है, कॉम्बिनेशन नहीं बनाने, तो अभी मैंने जो पिक किया, क्योंकि वीडियो का टॉपिक क्या था कि हम एक कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे, हमने हर चीज़ पे इनको पैरामीटर्स पे देख लिया, तो अब लास्ट पैरामीटर कि हम ओवरलैपिंग भी चेक कर लें। HDFC मिड कैप सबसे स्टेबल फंड है और मोतीलाल ओसवाल सबसे एग्रेसिव है। कंसिस्टेंट दोनों हैं, अगर इनसे ज़्यादा भी मुझे कोई एग्रेसिव मिलेगा तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होंगे। और सेम HDFC के केस में इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूँ तो 22.5 आ रहा है डिवाइड बाय 2, और अगर मैं इधर टूल्स का मानूँ तो 18%। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो इनकी ओवरलैपिंग है वो 17 to 23% के आसपास हो सकती है। एक रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहीं पे भी आप अलग अलग टूल्स यूज़ करोगे, ओवरलैपिंग अलग आएगी। मैंने निकाली अलग आई, टूल्स चेक कर रहा हूँ अलग आ रही है, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि आप 18 to 20 या 17 to 23 कुछ भी एक सेफ रेंज मान के चल सकते हैं। अब एक और पैरामीटर मैंने बोला था कि एक के पास स्टॉक कम होने चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, और एक डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, तो दोनों में वो चीज़ भी मिल जाती है। ये सेफ जा रहा है तो डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्रेसिव जा रहा है तो ये कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। अगर ये उल्टा भी होता तो भी चल ही जाता, क्योंकि हमने जो ये दो पिक करे हैं दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, दोनों का स्टाइल बहुत अलग है, तो आपको मेरे हिसाब से बहुत काम आने वाले हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।